स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज जो कि है इग्नू फर्स्ट ईयर की। और इसका जो कोड है वो है VEVI 181। इसमें हम यूनिट 7 को डिस्कस करेंगे, एनर्जी रिसोर्स, जो कि होने वाली है इंग्लिश मीडियम में। और अगर आप वीडियोस को हिंदी में देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको आसानी से देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्स। इसकी कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे। इसमें कन्वेंशनल एनर्जी की रिसोर्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की रिसोर्स, इसको जो डिमांड होती है वो बढ़ती जा रही है, इसके कुछ फैक्टर्स को जानिए क्यों बढ़ रही है, इसके कंजर्वेशन के कुछ आइडियाज को देखेंगे, ये किस तरह से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फ्री होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी जो एनर्जी होती है उसको हम एज अ रिसोर्स क्यों देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है रिसोर्स कोई भी ऐसी चीजें होती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो सोसाइटीज वगैरह होती हैं, की जो आवश्यकताएं होती है वो एनर्जी के द्वारा पूरी हो पाती हैं। तो आप ये देखोगे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कौन कितना मॉडर्न होता है, यानी कौन कितना आधुनिक होता है। तो इसी आधुनिकता की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि जो सोसाइटीज या फिर इंडस्ट्रीज या सेक्टर एनर्जी का ज्यादा यूज करते हैं तो उसको हम मॉडर्न कह सकते हैं, और कम यूज करते हैं उसको हम कम मॉडर्न कह सकते हैं। और हमारी लाइफ का या फिर हमारे जो पूरा दिन होता है उसमें हम कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को या फिर कोई भी एनर्जी का जो रिसोर्स होता है उसको यूज ना कर सकते हैं, ठीक है। और इवन उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी एनर्जी के द्वारा चलाई जाती है, जो भी चीजें हम यूज करते हैं। एनर्जी का जो डिमांड है वो हर 14 साल में डबल हो जाती है, यानी कि अगर आप अगले 14 साल में जाओगे तो आज हम जितनी एनर्जी यूज करते हैं तो अगले 14 सालों में हम उसका डबल यूज करेंगे। अगर आप आज से पिछले 14 सालों में जाओगे तो एनर्जी की जो डिमांड है, यानी कि एनर्जी का जो कंजप्शन है वो आज से आधा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हो जाता है अगर हमें किसी देश की जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, उसका स्टेटस है उसको पहचानना है, ठीक है। तो इंडिया जो होती है, इंडिया में 60% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की। और इंडिया को जो एनर्जी कंजप्शन है वो 3% होता है टोटल एनर्जी रिसोर्सेज का, ठीक है। वहीं पर अगर हम यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां पे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन होती है उसका 6.25% रहती है, ठीक है। और एनर्जी का रिसोर्स का कंजप्शन है वो 30% वहां पे रहने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। इंडिया की जो 80% पॉपुलेशन होती है वो अभी भी जो फ्यूल वुड होता है उस पर डिपेंड है। तो एनर्जी की अगर हम कुछ रिसोर्सेज की बात करें तो बेसिकली दो तरह के रिसोर्स होते हैं इसमें। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्स, दूसरे होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, यानी कि जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये अनलिमिटेड होती है, इनकी जो सप्लाई होती है वो एंडलेस होती है। जैसे बायोगैस एनर्जी, सोलर एनर्जी, फ्यूल सेल, जियोथर्मल और वाइंड एनर्जी, बायोगैस, ये कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी की रिसोर्सेज की, तो ये कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, यानी कि इनकी जो सप्लाई होती है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होती है और एक न एक दिन इनको खत्म होना होता है। जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, हाइड्रो पावर और एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो सबको हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होते हैं उनके बारे में। तो अगर हम बात करते हैं बायोमास एनर्जी की, तो जो बायोमास एनर्जी होती है वो प्लांट से मिलती है हमें, एनिमल वेस्ट से और ह्यूमन एक्टिविटी से जो हमें वेस्ट मिलता है उससे हम बायोमास एनर्जी को जनरेट करते हैं, ठीक है। बायोमास एनर्जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सोर्स होती है एनर्जी का, जो कि कोल, ऑयल और फिर जो नेचुरल गैस होती है उसके बाद में सबसे ज्यादा यूज देखने को मिलता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, यानी कि ये पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है। इसकी जो सर्विसेज होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के अंडर में आती है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था स्टार्ट करने वो ये था कि हाउस होल्ड में जो भी हम फायरवुड का कंजप्शन करते हैं उसमें कमी मिल सके, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके और लिविंग जो इन स्टैंडर्ड होता है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सके। फिर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। तो जो सोलर एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा तैयार यानी कि तत्पर एनर्जी का सोर्स होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है, यानी कि ये प्रदूषण फ्री होता है और ये काफी ज्यादा फ्री होता है, ठीक है। क्योंकि जो सोलर एनर्जी मिलती है वो हमें सन से देखने को मिलती है, सन से प्राप्त होती है।
तो जो सन होता है वो किसी से बिलोंग नहीं करता, यानी कि कोई भी सन का मालिक नहीं है। तो इसको हम जितना चाहें इतना यूज कर सकते हैं। तो हम जो फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं वो भी हमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली सन से देखने को मिलता है। तो इसका जो सोलर एनर्जी होती है उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं पानी को गर्म करने में सर्दियों में, ठीक है। और जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पे रूम का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे रेफ्रिजरेटर्स को भी जनरेट किया जा चुका है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि सोलर एनर्जी से चलते हैं, जो कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रहते हैं उनको एक लंबे टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्यूल सेल्स की। तो जो फ्यूल सेल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो कि केमिकल एनर्जी को फ्यूल में डायरेक्टली लेके उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसका जो यूज होता है वो स्पेस फ्लाइट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमें देखने को मिल जाता है। इसका जो मेन रीजन था स्टार्ट करने का वो ये था कि अर्बन एरियाज में जो हमें एयर पॉल्यूशन मिलता है उसमें हमें कमी लाई जा सके, ठीक है। और ये कमर्शियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स और एयरपोर्ट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही है। फिर हम बात करते हैं वेव एंड टाइडल एनर्जी की। तो जो एनर्जी जो हमें वेव से, यानी कि जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है समुद्र में, महासागरों में, उससे जो मिलती है उसी को हम वेव एंड टाइडल एनर्जी कहते हैं। तो जो वेव और टाइड्स होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी एक नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल वाटरफॉल होता है उसको हम टरबाइन पे डालते हैं, तो जो टरबाइन होती है वो रोटेट होती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इंडिया का जो पहला वेव एनर्जी प्लांट है वो हमें केरला में देखने को मिल रहा है, और दूसरे का जो प्रपोजल है वो गल्फ ऑफ कच्छ में, गुजरात में बनने को तैयार हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की। जो जियोथर्मल का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ से हमें हीट मिल रही है उसी को हम जियोथर्मल कहते हैं। तो पानी के अंदर कुछ वॉल्केनोज होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, गीजर्स होती हैं, तो यही मेन सोर्स होती है जियोथर्मल एनर्जी का। तो जो हॉट वाटर होता है उसका हम यूज किस लिए कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कुछ हॉट स्प्रिंग्स होती हैं उनको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो रूम होता है उसको गर्म करने में, उसका जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन कर सकते हैं ठंडे प्रदेशों में। इसका जो यूज होता है वो कुछ वेजिटेबल्स को ग्रो करने में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाइंड एनर्जी की। तो जो वाइंड एनर्जी होती है उसका यूज हम जो ग्रेन्स होते हैं उसको ग्राइंड करने के लिए, इरिगेशन के लिए कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जो एनर्जी सिस्टम होता है वो काइनेटिक एनर्जी को पावर में कन्वर्ट कर देता है, और जो टर्बाइंस होती हैं वो एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो ये जो पावर होती है उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ग्राइंडिंग के लिए, वाटर को लिफ्टिंग के लिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको जनरेट करने के लिए उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जो वाइन टर्बाइंस होती है उसको हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक टर्बाइन को भी यूज कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसको क्लस्टर में भी यूज कर सकते हैं जिसको हम वाइन फार्म्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं बायोगैस के बारे में। तो जो बायोगैस होती है उसमें मीथेन और CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका मिक्सचर देखने को मिलता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो जो डिकम्पोजिशन होता है का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स और एनिमल का, उससे हमें देखने को मिलती है। तो इसमें मीथेन गैस काफी ज्यादा क्लियर होती है और इसको हम रूरल एरियाज में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोगैस का जो यूज होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कर सकते हैं। इसका यूज हम जो इंजन होते हैं उसको चलाने के लिए, फैक्ट्रीज में मशीन वगैरह होती है उसको यूज करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काफी ज्यादा इसमें एफर्ट्स डाली है जिससे कि हम थाउजेंड्स ऑफ बायोगैस प्लांट्स को रूरल एरियाज में सेटअप कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्स, यानी कि कुछ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, एक ना एक दिन इनको खत्म होना होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल की। ऑयल कैसा एक फ्यूल है, एक फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है। तो जो ऑयल होता है, इंडिया की जो एनर्जी सप्लाई होती है उसका जो 30% एनर्जी होती है वो हमें ऑयल से मिलती है, ठीक है। तो इंडिया 190 मिलियन टन क्रूड ऑयल या फिर इसके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है। तो इंडिया में बॉम्बे हाई फील्ड्स हैं, इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड इनको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, इसने एक दिन में 1998 में 2,50,000 बैरल एक दिन में इसको यहाँ पे ऑयल को जनरेट करा था, ठीक है। तो इंडिया जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए काफी बड़ी ग्लोबल मार्केट बनी हुई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, तो इंडिया की जितनी भी नीड्स होती है उनको 7% वो नेचुरल गैस के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। तो जो जो फॉरेन ऑयल होता है, यानी कि विदेशों से हम जो ऑयल मंगाते हैं उस पर जो डिपेंडेंसी निर्भरता होती है उसको नेचुरल गैस के द्वारा कम किया जा सकता है। नेचुरल गैस काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है क्योंकि इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो ना के बराबर होती है, यानी कि शून्य होती है, ठीक है। तो जो
नेचुरल गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो लेवल होता है उसको कम करने में मदद करती है। फिर हम बात करते हैं कोल की। तो इंडिया की जो आधी से ज्यादा नीड्स होती है वो कोयले के द्वारा पूरी की जाती है। कमर्शियल एनर्जी होती है उसका 63% हमें कोल से देखने को मिलता है। इंडिया के पास काफी बड़े बड़े कोल रिजर्व्स अवेलेबल है और यूएसए और चाइना के बाद में इंडिया तीसरा सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है, यानी कोयले का उत्पादक देश है। ठीक है। हाइड्रो पावर एक बहुत ही अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही चीप होता है, क्लीन होता है, जो कि हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं रूरल एरियाज में अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं। तो आपको पता है जो हाइड्रो पावर होती है वो हमें बड़े बड़े डैम से, मेगा डैम्स होते हैं, उनसे देखने को मिलती है। और जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो ह्यूमन हैबिटेट होते हैं उनको रिप्लेस करना पड़ता है। उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये इसलिए काफी ज्यादा इस पे वाद विवाद बना हुआ होता है। ठीक है। तो इसकी वजह से इसको सपोर्ट नहीं किया जाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी की। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो कुछ हीट को प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमें स्टीम मिलती है और जिससे कि टरबाइन घूमती है। तो जो एटॉमिक एनर्जी होती है वो कोल और पेट्रोलियम के लिए एक सब्स्टिट्यूट का काम करती है, इनकी जो इस पे डिपेंडेंसी होती है उसको खत्म करने की कोशिश करती है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनको कुछ ऐसे एरिया में हमें सिचुएटेड करना चाहिए, उस एरिया में कुछ ऐसे एरिया में इसको स्थापित करना चाहिए जहां पे ह्यूमन हैबिटेट्स ना रहते हो, क्योंकि इनको काफी ज्यादा सेफ्टी चाहिए होती है। ठीक है। इनको सेफ्टी कंट्रोल काफी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इनसे इनसे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलता है वो ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम बात करते हैं जो एनर्जी होती है वो उसकी जो डिमांड है वो कौन कौन से सेक्टर्स में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और एशिया की जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उसमें हमें एनर्जी की डिमांड बढ़ने को देखने को मिलती है। ठीक है। फिर हम देखते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें एनर्जी की डिमांड किस तरह से बढ़ रही है। तो आपको पता है जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसने जो एनर्जी की डिमांड है पूरे वर्ल्ड में काफी तेजी से बढ़ाई है। ठीक है। तो आप ये देखो दो तरह की कंट्रीज है हमारे पूरे वर्ल्ड में। वेस्टर्न कंट्रीज इनको हम बोलते हैं और दूसरी होती है लेस डेवलप्ड कंट्री। ठीक है। यानी कि अल्प विकसित देश। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज में एक आदमी होता है वो जितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है ना उसका 1/6 भाग लेस डेवलप्ड कंट्रीज में एक आदमी उसको यूज करता है। ठीक है। तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि अगले 50 सालों में पर कैपिटा कंजप्शन लेस डेवलप्ड कंट्रीज में वो डबल हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जिससे हम किसी भी जो कोई भी देश होता है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को माप सकते हैं। ठीक है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में किस तरह से एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, तो आपको पता है जो कोई भी देश होता है उसकी जो इकोनॉमी होती है स्टार्टिंग में वहां पे एनर्जी की जो डिमांड होती है एग्रीकल्चर में काफी कम होती है, लेकिन एनर्जी जो हमें इंडस्ट्रीज में चाहिए होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो इसी को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। तो जो एनर्जी की डिमांड है वो जो हैवी इंडस्ट्री होती है, भारी उद्योग होते हैं, उनमें भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। काफी ज्यादा बढ़ी है इसमें। तो जो ट्रांसपोर्टेशन, रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर है इनमें भी जो एनर्जी की डिमांड है काफी तेजी से बढ़ रही है। जो एशिया की जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें किस तरह से एनर्जी की डिमांड हमें देखने को मिलती है। तो ये जो एशियन डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, जो कंट्रीज होती हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एनर्जी मार्केट के लिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो यहाँ का जो कमर्शियल सेक्टर है उसमें भी जो कंजप्शन है वो भी काफी तेजी से बढ़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो जो एनर्जी की डिमांड होती है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी का प्राइस कितना है, इनकम लेवल कितना, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वहाँ की एनर्जी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कंजर्वेशन और एनर्जी को। तो जो एनर्जी जनरेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है वो काफी ज्यादा मेन इशू रहते हैं। ठीक है। तो हमें एनर्जी को भी जनरेट करना है जिससे हमारी जो नीड्स होती है वो पूरी हो सके, और एनवायरमेंटल को भी कंजर्व करना है जिससे जो बायोडाइवर्सिटी होती है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है वो प्रॉपर काम चलता रहे। ठीक है। तो जब हम कोयला और ऑयल को यूज करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, इससे हमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे एसिड रेन। ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका जो लेवल बढ़ता जा रहा है। तो जो बड़ी बड़ी डैम्स होती हैं उनको बनाने के लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, फार्म लैंड, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और ह्यूमन कम्युनिटीज को एक जगह से दूसरी जगह पे रिप्लेस किया जाता है। ठीक है। तो जो एनर्जी रिसोर्स होते हैं उनको अडॉप्ट करना काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, यानी कि ये लाभदायक होते हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ ऐसे सोर्सेज को डेवलप करती है। ठीक है। जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स होते हैं, जो कि नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, पॉल्यूशन फ्री होते हैं। ठीक है। तो हमें पता है कुछ ऐसे जो नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी सिस्टम होते हैं वो वर्क करते हैं। जैसे पहला तो है इम्प्रूवमेंट, जो जो इम्प्रूव
इंप्रूवमेंट हुआ है चूल्हों में उनमें, ठीक है। और जो जो सिटी सीवेज होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये कुछ नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी सिस्टम होते हैं जो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं चूल्हे की, तो चूल्हे आपको पता है घर में किससे जलाए जाते हैं, लकड़ी से, ठीक है। तो जो जो एनर्जी नीड्स होती है रूरल एरियाज में, वो सारी सारी जो लकड़ी होती है उसको जलाने से पूरी होती है, जो कि जो ये जो पुराने मेथड होते हैं कुकिंग के वो काफी ज्यादा अनहेल्दी होते हैं, यानी कि ये शरीर के या स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा अस्वास्थ्यकारी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ऐसे स्टोव्स को यानी कि चूल्हों को डेवलप किया गया है जो कि स्मोकलेस है, इनसे धुआं नहीं निकलता, कुछ स्पेशली रूरल एरियाज के लिए, खासकर इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, इसमें एक तो कम टाइम लगता है खाना बनाने में, ठीक है, और ये एनर्जी को भी बचाते हैं, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे रूरल एरियाज में, ठीक है। तो जो सिटी सीवेज होता है उससे हमें एनर्जी किस तरह से मिलती है, ठीक है। तो जो सिटी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, ठीक है, वहां से हमें एनर्जी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो एनारोबिक डाइजेशन यूनिट को यूज करते हैं, ठीक है, मीथेन को लेने के लिए, जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसके अंदर से, ठीक है। तो इसमें भारी मात्रा में मीथेन देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता है उसने कुछ ऐसे प्लांट्स को सपोर्ट किया है जहां से हम इस तरह की एनर्जी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओखला में इस तरह का एक प्लांट काम कर रहा है जिससे कि हमें ये एनर्जी देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं वाइंड एंड सोलर एनर्जी की, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है क्योंकि किसी से भी बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, कोई भी इसका मालिक नहीं है, तो सब इसके मालिक है और सभी इसको यूज कर सकते हैं। तो जो वाइंड एनर्जी होती है और जो अनाज होता है उसको पीसने के लिए इसको यूज किया जा सकता है, इरिगेशन जो सिंचाई होती है उसके लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो जो वाइंड एनर्जी सिस्टम होता है वो काइनेटिक एनर्जी को पावर में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो पावर हमें सोलर और वाइंड एनर्जी से मिलती है उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जो हमारा अनाज होता है उसको पीसने के लिए, वाटर को लिफ्ट करने के लिए, और या तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए, इस तरह की हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी यूनिट 6। और अगर आपने टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो क्लब स्नातक भवन सर्च के टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहती है। और अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।